जूही के काम करने का ढंग, अपने कलीग से बोलने का ढंग और व्यवहार कुशलता से उसे सबका प्रिय बना दिया। वो किसी पर भी बहुत अधिक प्रेशर नहीं बनाती, ना ही 12 घंटे नज़र रखती है। सबको अपना-अपना काम सौंप देती है और मुस्कुराकर इतना कह देती है, इसे किस तरीके से करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं केवल आपको आउटपुट देखूँगी। आपको अगर कोई परेशानी हो तो बिंदास आकर मुझसे शेयर करें। हेल्प की ज़रूरत हो तो अवश्य हेल्प की जाएगी। मैं कंपनी के प्रति आप लोगों का समर्पण और ईमानदारी की उम्मीद करती हूँ। जूही की निगरानी में कंपनी के प्रोडक्ट की सेल कई गुना बढ़ गई। ये देखकर उर्वशी तो खुशी से फूली नहीं समा रही है। उसे स्वयं पर गर्व हो रहा है क्योंकि उसने जूही को चुना। जूही से तो वो प्रभावित है ही, आजकल और ज़्यादा उसके करीब आ गई है। जूही को भी उर्वशी के रूप में एक दोस्त मिलना उससे और ऊर्जावान बना दिया। उर्वशी कंपनी को अपनी कंपनी समझकर जूही आजकल काम करती है। उर्वशी ने भी जूही को बहुत सारे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है। जूही को अपना वसंत कुंज का फ्लैट मिल गया और इधर शिफ्ट हो गई अपने परिवार को लेकर। उधर शिफ्ट होकर उसके डैड भी आजकल पहले से ज़्यादा खुश है। आसपास के लोग बहुत अधिक पहचान वाले नहीं हैं, ये सोचकर आश्वस्त हो गए हैं। कुल मिलाकर जूही को परिवार की ओर से भी आजकल बहुत अधिक टेंशन नहीं है, इसीलिए उसकी प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ गई है। देखते ही देखते 1 साल निकल गया। इस 1 साल में कंपनी की सेल इतनी बढ़ गई कि उर्वशी को बहुत अधिक प्रॉफिट मिला और उसने सभी वर्कर्स और स्टाफ को पहले से अधिक बोनस देने का डिक्लेरेशन दे दिया। कंपनी के वर्कर्स और स्टाफ इस बात का क्रेडिट जूही को देते हैं। जूही को इतना सम्मान और प्यार मिल रहा है कंपनी से जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उर्वशी ने बोनस के रूप में जूही को प्रमोशन दिया जीएम की पोस्ट पर। अब जूही कंपनी की जीएम बन गई। इस पोस्ट पर उसे बहुत अधिक जिम्मेदारी मिली है। उसे और अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना पड़ेगा, फिर भी वो स्वयं को गर्वित महसूस करती है क्योंकि उसकी मेहनत आखिर रंग लाई। जूही कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं घबराती। उसे तो काम में डूब जाना बहुत पसंद आता है। काम में डूबकर ही तो जिंदगी की सारी परेशानियां, पुरानी यादें भुला पाती है। जूही का साथ पाकर उर्वशी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ थोड़ा कम हुआ है। वो पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी। अपना वादा निभाया उसने और अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। उसका बेटा निर्भय अब 2 साल का हो गया। अब डिवोर्स देकर आदित्य से पूरी तरह अलग होने का फैसला लेने का समय आ गया। फैसला लेने से पहले वो जूही से कुछ बातें डिस्कस करना चाहती है, इसीलिए उसने आज जूही को अपने केबिन में बुला लिया। दोनों ही थोड़ी देर खामोश बैठे रहे। जूही, उर्वशी शुरुआत करे इस बात का इंतजार करने लगी क्योंकि उसी ने अपने केबिन में उसे बुलाया है। आखिर उर्वशी ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आज मैं ऑफिशियल बातों पर डिस्कस नहीं करूंगी जूही, कुछ पर्सनल बातों को लेकर तुमसे राय चाहती हूँ। उर्वशी की बात सुनकर जूही ने आश्चर्य से कहा, पर्सनल बातों पर मेरी राय मैं कैसे दे सकती हूँ, मुझे इतना अनुभव कहाँ है। मुझसे ज़्यादा तुम्हें जिंदगी का अनुभव है जूही। तुमने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं तो केवल आदित्य से शादी करके ही ये जान पाई हूँ कि किसी से शादी करने से ही सुख नहीं मिल जाता। बिना जाने, बिना आदित्य को समझे मैंने इतनी जल्दबाजी में शादी क्यों की, यही सोचकर कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। अगर तुम्हारी बातों में जानती हो तो मैं किसी तरह आदित्य को राजी कर लेती तुमसे शादी करने के लिए। मैंने क्यों पता नहीं किया उसके बारे में सब कुछ। आज सोचकर बहुत पछतावा होता है। कहते कहते उर्वशी भावुक हो गई। सब कुछ अपने हाथों में नहीं होता उर्वशी, हमें जहाँ जाना होता है डेस्टिनी हमें ले जाती है। हम चाहकर भी उस दिशा की ओर जाने से स्वयं को रोक नहीं पाते। मैं डेस्टिनी को मानती हूँ। तुम क्या जानना चाहती हो मुझसे? तुम्हें तो पता ही है मैं डिवोर्स ले रही हूँ। मेरे 2 साल के बेटे को आदित्य को सौंप रही हूँ। आदित्य जी ने आप पर प्रेशर क्रिएट किया है क्या? नहीं, पहले से ही हम दोनों में यही तय किया था कि बेटा आदित्य के पास ही रहेगा। मैं दोबारा शादी करूंगी राघवेंद्र से। राघवेंद्र मुझे बहुत पसंद करता है और बहुत सुलझा हुआ इंसान है। हम दोनों में बहुत प्यार है और सबसे बड़ी बात है वो मेरा अच्छा दोस्त है। बिना प्यार के जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है ये हमने शादी करके देख लिया। वैसे भी मेरी इतनी बड़ी कंपनी चलाने के लिए हेल्प की आवश्यकता है। राघवेंद्र मुझे कंपनी चलाने में मदद करेगा, मुझसे उसे वादा किया है। पूरी जिंदगी पड़ी है, इस तरह अकेले चलना बहुत मुश्किल है। मॉम डैड भी काफ़ी एजेड हो गए हैं, उनकी भी देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर है। ऐसे में बहुत सोच समझकर मैंने ये निर्णय लिया है। मैं नहीं चाहती कि अतीत की कोई निशानी मेरे पास रहे। वैसे भी आदित्य के साथ कोई भी नहीं है। ऐसे में कोई जिम्मेदारी उसे सौंपना चाहिए ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए, इधर उधर न भटके।
तुमने सही कहा उर्वशी, अगर जिम्मेदारी सर पर नहीं होती तो इंसान को भटकने में समय नहीं लगता। आदित्य को जिम्मेदारी देकर तुमने अच्छा किया, परंतु मैं तुमसे एक बात करूंगी, बेटे से मिलना मत छोड़ना, उसे भी मोम की याद आएगी। बेचारा माँ के बिना कैसा रहेगा। कभी कभी मिलेगा तो उसे अच्छा लगेगा। तुम मेरी बातों पर सोचना। हाँ, तुमने सही बात कही। उसे छोड़ते हुए मुझे भी दुख हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं मेरी मजबूरी भी है। मैं आदित्य से इस बारे में बात करूंगी। अच्छी सलाह दी तुमने, इसीलिए तो तुमसे बात करना चाहती थी। मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो और मुझे अच्छी सलाह दोगे। वैसे जूही, मुझे पता है आदित्य तुम्हें आज भी प्यार करता है। अगर वो चाहे तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती हो। इस तरह अकेली जिंदगी कैसे गुजारोगी। अभी तो मॉम डैड है, वो लोग नहीं रहेंगे तो बिल्कुल अकेली हो जाओगी। मेरा ऐसा सोचना है, बाकी मर्जी तो तुम्हारी ही है। उर्वशी ने अपने विचार व्यक्त किए। कांच टूटकर कभी जुड़ता है क्या। दिल भी तो कांच की तरह ही है, इतने टुकड़े हो गए कि जुड़ना मुश्किल है। अभी मुझे कोई भी उलझन में पड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरे ऊपर भी मॉम डैड की जिम्मेदारी है। डैड की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मुझे पता है आदित्य फिर मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहता है, इसीलिए तो बैंक में आकर बात कर रहा था, परंतु मन की खटाश अभी तक है। घाव अभी तक हरा है। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला है, मॉम डैड को राजी किया है। वे बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि मैं आदित्य से फिर से रिश्ता जोड़ लूं। मैं अभी भी बात नहीं कर रही हूँ, धीरे धीरे जब आदित्य सुधर जाएगा तब की बात कर रही हूँ। तुम शादी कर लोगी तो मेरे बेटे को भी माँ मिल जाएगी। आदित्य अगर किसी और से शादी कर लेता है तो मेरे बेटे को तुम जैसी माँ नहीं मिलेगी। मुझे आदित्य के डैड से सख्त नफरत है। उस इंसान ने मेरे बारे में बहुत गलत शब्द कहा है जिसे मैं भूल नहीं सकती। जूही के चेहरे पर नफरत का भाव उभर आया। आदित्य के डैड से तो मुझे भी सख्त नफरत है। उस इंसान को बहुत लालच है। लालच में ही तो उसने ये सब किया है। बहुत समय पहले से मैंने उनसे बात करना छोड़ दिया है। आदित्य की माँ तो कठपुतली है, जैसे पति न चाहते हैं वैसे नाचती रहती है। उस जमाने की औरतों की यही तो दशा होती थी। अपनी इच्छा उनकी होती ही नहीं थी, पति की इच्छा ही सर्वोपरि होती थी। ऐसा नहीं होता तो आदित्य की शादी के समय कुछ तो बोल सकती थी, लेकिन उसने तो जुबान ही नहीं खोली। खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। गुस्से में मन की भड़ास निकाल दी उर्वशी ने। एक व्यक्तिगत बात पूछूंगी उर्वशी। हाँ हाँ पूछो। तुम्हारे और मेरे बीच में कोई बात व्यक्तिगत नहीं है अब। तुमने राघवेंद्र जी को अच्छे से समझ लिया है ना। कितने समय से जानती हो उन्हें। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब से। काफी समय हो गया। देख परख कर सोच समझ कर निर्णय लेना। मैंने तो आदित्य को बचपन से देखा है, फिर भी समझ नहीं पाई उसे। आदित्य का दोष नहीं है, दोष उसके डैड का है। कई बार माता पिता अपने बच्चों की इच्छा को नजरअंदाज कर देते हैं और प्रेशर बनाकर बच्चों पर अपनी इच्छा थोपते हैं, जिससे बच्चों की जिंदगी खराब हो सकती है। ऐसा कभी सोचते ही नहीं। उनकी अपनी नाक बहुत ऊंची होती है, अपनी नाक की चिंता करते हैं। आदित्य को ये डर था कि अगर संपत्ति से बेदखल हो जाएगा तो कैसे जिंदगी गुजारेगा। जिसका बचपन ही ऐशो आराम धन दौलत में बीता हो, वो इसके बियॉन्ड जाकर कुछ सोच नहीं सकता। इसीलिए आदित्य अपने डेट के प्रेशर में आ गया था, परंतु मन से तो तुम्हें ही चाहता है। वो जब भी मेरे पास आता था, पता नहीं क्यों पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाता था। उसका मन कहीं और भटकता था। तब मैंने महसूस किया कि वो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करता है। दिल खोलकर रख दिया था आज उर्वशी ने। तुम्हारा कहना मैं मानती हूँ, सही कह रही हो तुम, मगर मेरा मन बिल्कुल भी तैयार नहीं है आदित्य को दोबारा स्वीकार करने के लिए। तुम्हें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरे साथ क्या बीता था। उस समय मैं किस परेशानी से होकर निकली थी। उसने शादी का निर्णय लेकर मेरी गर्दन हाशिए पर रख दी थी। मेरे साथ साथ एक और जिंदगी हाशिए पर थी। उस समय अगर मेरी मॉम ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाती। थैंक्स मॉम का, जिसने मुझे और डैड दोनों को संभाल लिया। बहुत हिम्मत वाली है मेरी मॉम। उसने समाज के लोगों का भी सामना किया, सीना तान कर खड़ी हो गई सबके सामने। सबको दो टूक जवाब दिया। उनकी पक्की सहेली ने भी हमें टेढ़ी बातें सुनाने से बाज नहीं आई। अपनी पक्की सहेली से भी उसने नाता तोड़ लिया। मेरे कारण कई लोगों से नाता तोड़ना पड़ा और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। कब तक हम लोगों की बातें सुनते थक चुके थे हम लोग। लोगों की बातें सुनकर अगर मौत को गले लगा लेती तो क्या होता। यही तो करते हैं लोग, मौत को गले लगा लेते हैं। मगर जिंदगी बहुत कीमती है। किसी एक इंसान के कारण हम इस जिंदगी को क्यों हमेशा के लिए खत्म कर दे। इसीलिए मैंने हर मुसीबत का सामना किया, खुद को बाहर निकाल लिया। तो दोबारा कुएं में कूदने के लिए बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। जख्म अभी हरा है, भरने में बहुत समय लगेगा। कहते कहते जूही के चेहरे पर कई भाव आए और गए, परंतु स्ट्रॉन्गनेस दिखाई दी चेहरे पर।
आदित्य को पता है कि तुमने मेरी कंपनी ज्वाइन की है, उर्वशी ने प्रश्न किया। ब्रांच मैनेजर आकाश मल्होत्रा को पता है तो आदित्य को पता चल ही जाएगा। अगर वो यहाँ भी आ गया तो क्या करोगी? मैं आदित्य से नहीं डरती, दो टूक जवाब दूंगी। बैंक में इसीलिए डर रही थी क्योंकि बैंक में कस्टमर के साथ जरा सा भी मिसबिहेव करो तो शिकायत हो जाती है। बैंक में एक नारा है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर शिकायत करे तो आपसे बैंक बिना पूछे आपको कोई भी पनिशमेंट दे सकती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, यहाँ पर तुम्हें कोई डर नहीं है, यहाँ पर मैं हूँ। मुझसे आदित्य डरता है, कभी आएगा भी तो तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। जो भी कहना होगा मुझसे ही कहेगा। जूही, तुम्हें एक बार मैं राघवेंद्र से मिला दूंगी, तुम उससे मिलकर बातें करना, शायद तुम मुझसे ज़्यादा उसे समझ पाओ। तुम समझदार हो उर्वशी, तुम्हें भी समझ में आया ही होगा कि वे अच्छे इंसान हैं। मैं कैसे मिलूंगी, क्या बात करूंगी? घबराओ मत, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, कहकर परिचय करा दूंगी। परसों ही एक बिजनेस पार्टी है। बिजनेस पार्टी में शहर के सभी बिजनेस पर्सन्स आते हैं। राघवेंद्र भी आएगा और आदित्य भी आएगा। आदित्य से मुलाकात हो जाए तो बात करने से मत कतराना। तुम दिखाना ही मत कि तुम्हें उससे नफरत है, उसका उल्टा ही समझ लेगा वो। तुम्हें उससे नफरत है, ये प्यार दोनों ही नहीं है। इसीलिए तुम एज ए बिजनेस पार्टनर बात कर लेना। मैं पार्टी में आकर क्या करूंगी उर्वशी? मेरा आना बहुत ज़रूरी है क्या? तुम हमारी कंपनी की जीएम हो, तुम्हारा रहना तो बहुत ज़रूरी है। कई लोगों से बिजनेस डील को लेकर बात करनी है। उनके डील से हमें क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, ये तुम्हें समझना है। तुम ये सोच लो कि बिजनेस पार्टी का 50% जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, तुम्हारी जॉब का ही एक पार्ट है। बिजनेस पार्टी तो तुम्हें अटेंड करना ही पड़ेगा। उर्वशी ने बिजनेस की बातें समझाई। ठीक है, आऊँगी मैं बिजनेस पार्टी में। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी मुझे, लोगों से मिलकर ही तो उनको समझ सकते हैं। अब हमें चलना चाहिए उर्वशी, जाकर देखते हैं टेबल पर क्या क्या काम पड़ा है। इतनी देर में न जाने कितने फ़ोन कॉल्स आए होंगे। मैंने पीए को अटेंड करने के लिए कहा है, जाकर बात करती हूँ। ओके, यू मे गो नाउ, फिर मिलेंगे। मेरी बातों पर ध्यान रखना, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिंदास और बेफिक्र होकर अपना काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू उर्वशी, इतनी हिम्मत देने के लिए और मेरे करीब रहने के लिए। एक मुस्कान बिखेरते हुए जूही ने कहा तो उर्वशी ने भी एक मीठी मुस्कान बिखेर दी। उर्वशी की मुस्कान से जूही के मन में जोश भर दिया, बहुत हल्कापन महसूस हुआ। वो तेज कदमों से अपने केबिन की ओर बढ़ गई। आदित्य उर्वशी का भेजा हुआ डाइवोर्स पेपर हाथ में लेकर ड्राइंग रूम में चुपचाप बैठकर कुछ सोच रहा था। आखिर उर्वशी ने अपनी जिद पूरी कर ही ली। एक बार अपना बेटा निर्भय के बारे में नहीं सोचा। निर्भय कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना? उर्वशी जब तक घर नहीं पहुँचती तब तक दरवाजे की ओर ताकता रहता है निर्भय। मम्मी जैसे ही आती है दौड़कर उससे लिपट जाता है। अब तो उसका ये इंतजार बहुत लंबा हो जाएगा। मुझसे माँ के बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा इस नन्हे से बच्चे को? मैंने सोचा था इस बच्चे के साथ रहते रहते शायद उर्वशी बदल जाए और डिवोर्स लेने का डिसीजन बदल दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब निर्भय की जिम्मेदारी मेरी अकेले की होगी। मुझे ही रोज जल्दी घर आकर उसे संभालना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा, माँ और पापा दोनों का प्यार देना पड़ेगा। इस तरह से अच्छा ही हुआ। एक ही छत के नीचे रहकर अनजान बनकर जीने से तो अच्छा है रास्ता ही अलग हो गया। उर्वशी से इतना जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी कभी आकर निर्भय से मिले, ताकि उसका ये लंबा इंतजार तो खत्म हो जाए। गलती हम दोनों की है, इसमें इस मासूम बच्चे का क्या दोष? हमारी गलती की सजा बच्चे को मिले, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। उसकी परवरिश में एक अच्छा पिता बनकर करूंगा और उर्वशी को दिखा दूंगा कि तुम्हारे बगैर निर्भय को बिल्कुल अकेला नहीं है। घर में प्रवेश करते हुए अखिलेश चोपड़ा ने देखा आदित्य बैठकर कुछ सोच रहा है। उसके माथे की शिकन बता रही थी कि कोई गंभीर विषय है। हाथ में कोई पेपर है, ये देखकर अखिलेश चोपड़ा को लगा बिजनेस से संबंधित पेपर तो नहीं है, कंपनी को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है। बिना देर के अखिलेश चोपड़ा ने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है आदित्य? कंपनी से संबंधित कोई पेपर है क्या? तुम इतने गंभीर होकर कुछ सोच रहे हो, कंपनी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? डैड की बात सुनकर आदित्य को बहुत गुस्सा आया तो वो रूडली बोल पड़ा, कंपनी के अलावा आपको कुछ समझ नहीं आता क्या? हमेशा नफा और नुकसान की बातें ही सोचते रहते हैं, कभी हमारी जिंदगी के बारे में भी सोच लिया करिए। बरखुरदार बहुत मेहनत से कमाया हुआ धन है, अगर तुम कमाते तो तुम समझते कि कंपनी को नुकसान होता है तो कैसा लगता है। पसीना तो मैंने बनाया है और ऐश तुम कर रहे हो। क्या ऐश कर रहे हैं डैड? आपने तो हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी, जीने लायक बचा ही क्या है? इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी है फिर भी तुम खुश नहीं हो। अभी तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा इतना प्यारा सा बेटा आया है, फिर किस बात का दुख है?
कैसे ऐशो आराम की ज़िंदगी। जब से शादी हुई है तब से मेरा और उर्वशी का रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं चला। उर्वशी अपने रास्ते चलती है, मनमानी करती है, मेरी एक बात नहीं सुनती और मजबूर होकर मुझे भी अपने रास्ते चलना पड़ता है। इसे ऐशो आराम की ज़िंदगी कहते हैं। ज़िंदगी की सारी खुशी तो आपने छीन ली, तो ये क्यों नहीं कहते कि तुमसे रिश्ता नहीं निभा रही। उर्वशी का कोई दोष नहीं है, तुम रिश्ता अच्छा बनाकर ही नहीं चल पाए। इतनी जायदाद मिली है, फिर भी न जाने किस बात की कमी है। आप तो खुशी जायदाद से तोलते हैं, पर मेरे लिए ज़िंदगी का मायना अलग है। केवल जायदाद ही ज़िंदगी की हर खुशी नहीं दे सकती। तो तुम कहना चाहते हो वो भिखारी लड़की जूही से शादी करके तुम खुश हो जाते। वो भिखारी नहीं थी, अच्छे घर से थी। केवल आपकी दुश्मनी के कारण उससे शादी नहीं हो पाई। सच है, उससे शादी करके मैं खुश हो जाता, मेरी ज़िंदगी यूँ नहीं बिखरती। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। उर्वशी कभी वो प्यार नहीं दे पाई। उर्वशी को तो अपने बिजनेस के अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अपने बेटे को समय नहीं दे पाती, इसीलिए तो मुझसे डिवोर्स ले रही है और अपने बेटे को भी लेकर नहीं जा रही। उसकी परवरिश अब मुझे ही करनी है। आदित्य की बात सुनकर अखिलेश चोपड़ा की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। बिना शब्द किए ही तुरंत बोल पड़े, क्या कहा? तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है? उसने डिवोर्स के लिए कहा और तुम मान लिया? वो कोई चिड़िया है क्या जिसके पर काटकर पिंजरे में बंद कर दूं? आपको अच्छी तरह मालूम है वो दौलतमंद आजाद ख्याल की लड़की है। आपको पहले ही पता था, परंतु आपको तो उसकी दौलत दिख रही थी। उसमें कोई खामी तो दिख नहीं रही थी, केवल जूही में ही सारी खामियां नजर आ रही थी। आदित्य भी गुस्से में बोल पड़ा, तुम मेरे सर पर सारा दोष क्यों मन रहे हो? गलती तो तुम्हारी है, तुम ही नहीं संभाल पाए उर्वशी और उसकी दौलत को। तुम बिल्कुल नाकारा हो, मेरी सारी कोशिश बेकार चली गई। पिता के मुख से नाकारा शब्द सुनकर आदित्य गुस्से से अपना आपा खो बैठा। अपना जबान संभाल कर बात करिए डैड, मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आप जो मुंह में आए वही करेंगे। आपके लालची स्वभाव के कारण ही 3 जिंदगियां बर्बाद होने के रास्ते पर खड़ी है। एक मैं, एक अपना बेटा निर्भय, एक जूही, सब बर्बादी के रास्ते पर है। इसका कारण केवल आप है, आपकी लालच है। अपने बेटे आदित्य की 2 टूक बातें सुनकर अखिलेश चोपड़ा तिलमिला गया। अब तू बेकाबू हो रहा है आदित्य, कुछ भी इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। मैंने जो भी किया तेरी भलाई के लिए किया था, परंतु तुझे अपनी भलाई समझ में कहाँ आती है। तू तो मजनू है जो लैला के लिए अभी भी पागल हुए जा रहा है। एक बात कान खोलकर सुन ले, डिवोर्स के बाद भी मैं इस घर में जूही जैसी लड़की को कभी नहीं आने दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ। अपने डैड की बात सुनकर आदित्य का भी खून खोल उठा। आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। अपना घर, अपनी दौलत लेकर आप खुश रहिए, मुझे नहीं चाहिए आपकी दौलत। इस दौलत से मुझे कभी कोई सुख नहीं मिला, कोई खुशी नहीं मिली। अब मैं कहीं नौकरी कर लूंगा, निर्भय के साथ चैन की जिंदगी जीऊंगा। मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। जितने दिन मैं इस घर में हूँ आप मुझसे बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे। आदित्य की दृढ़ता देखकर इस बार अखिलेश चोपड़ा थोड़ा सा घबरा गया। उसने बिगड़े माहौल को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, अपनी आवाज नीची कर ले और धीरे से कहा, इतना गुस्सा मत करो आदित्य। बाप बेटे या घर के लोगों के साथ ऐसी बातें हो जाती है। अपना गुस्सा थूक दो और शांति से बैठकर मसला सुलझाओ। उर्वशी को मनाओ ताकि वो डिवोर्स ना ले। इस बार अपने डैड की बात सुनकर उनकी नासमझी पर आदित्य को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, केवल डिवोर्स ही नहीं ले रही उर्वशी, उसने दोबारा शादी करने के लिए लड़का भी ढूंढ लिया है। वो न जाने कब से उस लड़के से रिश्ता चल रहा है। आपको कुछ खबर नहीं और मुझे दोष दे रहे हैं। आप चाहे आप मुझसे कितना ही प्यार से बात करें, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। आपकी बातें सुनकर मैं बहुत कुछ भुगत चुका हूँ। मैंने कह दिया ना, आप मुझसे कोई बात मत करिए। मुझे आपसे बिल्कुल बात करने की इच्छा नहीं है। आदित्य ने पेन निकाली और डिवोर्स पेपर पर दनादन सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर करके अपने ड्राइवर को बुलाया, उसके हाथ में डिवोर्स पेपर देकर कहा, सुरेश, तुम्हें उर्वशी मैडम का ऑफिस पता है ना? सीधा जाकर ये पेपर उनके हाथ में अभी इसी वक्त देकर आ जाओ। फिर आदित्य अपने बेटे को लेकर तेज कदमों से अपने कमरे में चला गया। उसने अपनी मोम से भी कोई बात नहीं की। मोम से क्या बात करेगा? उसने तो अपने पति के सामने कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं की। कठपुतली जैसे पूरा जीवन जिया, कभी अपने बेटे का पक्ष लेकर एक शब्द कहने का साहस नहीं जुटा पाई। बेचारा निर्भय 2 साल का बच्चा। आज मोम ऑफिस से घर नहीं आई, इसलिए मोम के लिए रो रहा है। आदित्य उसे चुप कराने की कोशिश तो कर रहा है, मगर वो लगातार रोए जा रहा है। उसे आदित्य समझा रहा है, मत रो बेटा, आज मोम कहीं गई है किसी काम से, बस 1-2 दिन में आ जाएगी। तब तक तुम मेरे साथ रहना, खूब सारी कहानी सुनाएंगे, तुम्हें लेकर घूमने जाएंगे। रोते रोते तोतली आवाज में निर्भय बोल रहा है, नहीं, मुझे मोम के साथ घूमने जाना है, मोम से कहानी सुननी है, मोम के साथ सोना है। मोम कहाँ है? क्यों नहीं आ रही है? अच्छा अच्छा बेटा, चलो हम दोनों घूमने चलते हैं। तुम्हें क्या खाना है? कौन सी चॉकलेट खानी है? कौन सा केक खाना है?
मुझे बड़ी सी चॉकलेट खानी है और बड़ा सा केक खाना है। ठीक है, हम अपने निर्भय बेटे को बड़ी सी चॉकलेट और बड़ा सा केक देंगे। अब हम तैयार हो जाते हैं, कोई अच्छा सा ड्रेस पहना देते हैं अपने प्यारे बेटे को। तैयार होकर आदित्य और उसका बेटा निर्भय दोनों एक मॉल निकल गए। आज रात का डिनर दोनों वही करेंगे, यही सोचा था आदित्य ने। बेटे को मॉल घुमाकर जो भी खिलौने उसे पसंद हो उसे खुश करने के लिए खरीद कर देने का भी उसने निश्चय किया है। आदित्य तो निकल गया, मगर अखिलेश चोपड़ा अभी भी ड्राइंग हॉल में सोफे पर धंसा हुआ बैठा है, बिल्कुल खामोश। मन ही मन सोच रहा है, आदित्य मेरे हाथ से निकल गया, अब क्या होगा? अगर वो इस घर को छोड़कर चला गया तो कौन संभालेगा मेरे बिजनेस को? मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे इतना कुछ नहीं होता। बीच बीच में सीने में भी दर्द होने लगा है। डॉक्टर ने कहा है आराम करने के लिए। कहाँ से कैसे करूँ आराम? आदित्य को रोकना होगा कैसे भी करके। आदित्य ने इतनी कड़वी बातें कही, सोचकर मन ही मन गुस्सा भी आ रहा था अखिलेश चोपड़ा को। निशा चोपड़ा ने आकर देखा अपने पति अखिलेश चोपड़ा को, जो बिल्कुल खामोश बैठे हैं और पसीने से तरबतर है। उनकी हालत देखकर निशा को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने पास आकर पूछा, क्या हो गया आपको? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? पसीने से तरबतर हो रहे हैं, चलिए उठिए, फ्रेश होकर खाना खा लीजिए, फिर आराम कर लीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर आदित्य पर आया गुस्सा उस पर निकाल दिया अखिलेश चोपड़ा ने। तुम्हें खाना खाना है तो जाकर खाओ, मुझे खाना नहीं खाना। सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। बेटे को प्यार देकर इतना सिर चढ़ाया कि मेरी बात सुनता ही नहीं है। मेरे हाथ से निकला जा रहा है मेरा बेटा, और तुम कह रही हो कि जाकर चुपचाप खाना खाओ। शादी के 35 वर्ष हो गए हैं, मगर निशा ने कभी अपने पति के खिलाफ कोई बात नहीं की, लेकिन आज जब उसके प्यार को संदेह की दृष्टि से देखा तो निशा चुप न रह पाई। आज वो बिफर उठी। माँ का कर्तव्य होता है बेटे को प्यार देना, मैंने दिया। मेरे प्यार को संदेह की दृष्टि से मत देखो। आज तक आदित्य ने भी तुम्हारी हर बात मानी, परंतु तुम्हारी बात मानकर क्या हुआ? उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसके साथ साथ और 2-3 जिंदगियां बर्बाद हो गई। बेटा अब संपूर्ण आदमी बन गया है, और अभी भी तुम अपनी अंगुली पर नचाना चाहते हो। नहीं नाच रहा तो दोस्त मेरे मत्थे पर मन रहे हो। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर मेरा बेटा चला गया तो उसके साथ मैं भी चली जाऊंगी। फिर तुम रहना अपनी दौलत के साथ और ऐश करना। बहुत सही तुम्हारी दादागिरी, तुम्हारा हर जुल्म। तुम अपने सामने किसी को कोई अहमियत देते ही नहीं हो। तुम्हारे लिए दौलत ही ईश्वर है, दौलत ही पूजा, बाकी सारे रिश्ते बेमानी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कठपुतली नहीं। परंतु तुमने मुझे कठपुतली बनाकर रखा इतने वर्षों तक। अब मैं तुम्हारी किसी भी इशारे पर नाचने वाली नहीं हूँ। आज पहली बार अखिलेश चोपड़ा ने निशा की ऊंची आवाज सुनी और इतनी सारी बातें सुनी। आश्चर्यचकित भाव से गूंगा बनकर टुकुर टुकुर केवल उसको देख रहा था। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? आंखें मत दिखाओ, तुम्हारी आंखों से मैं डरने वाली नहीं। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है आदित्य जाना चाहता है तो जाने दो, ठोकर खाने दो। तुम जाकर ठोकर क्यों खाना चाहती हो? दौलत तुम्हारी भी तो है। जो दौलत मेरे बेटे की नहीं वो दौलत मेरी भी नहीं है। तुम्हारी दौलत तुम ही रखो। आदित्य को समझाना है तुम्हें। तुम तो उल्टी बात कर रही हो। आदित्य को समझाओ, घर से जाने से रोको उसे। अब वो रुकने वाला नहीं, तुम्हारे हिसाब से चलने वाला नहीं। उर्वशी उसे छोड़कर चली गई। अगर उसने जूही से शादी करना चाहा तो करेगा, परंतु तुम्हारे पास नहीं रुकेगा। उस लड़की को तो मैं अपने घर में जगह नहीं दूंगा। जब आदित्य तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो तुम्हारे घर क्यों लाएगा? मैं तो चाहती हूँ दोनों शादी कर ले और नई तरह से जिंदगी शुरू करे। मैं उन दोनों के साथ हूँ। दोनों की बातचीत अभी चल ही रही थी कि इतने में आदित्य अपने बेटे को लेकर आ गया। सीधा अपने बेडरूम की तरफ जाने लगा। उसकी माँ निशा ने उसे रोकना चाहा और कहा, खाना नहीं खाएगा क्या बेटा? निर्भय को भूख लगी होगी, चलो दोनों डिनर करें। डिनर तैयार है, आप लोग खा लो। मोम, हम दोनों डिनर करके आए हैं। अब हम दोनों के लिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी चिंता खुद कर लेंगे। कल मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। मेरे दोस्त से बात हो गई है, उसने मेरे लिए घर देखा है। कहकर आदित्य जाने लगा तो निशा ने उसे रोका और कहा, अगर घर छोड़कर मत जा बेटा। तेरा गुस्सा अपने डैड पर है, परंतु मैंने क्या किया है? मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है? ये घर मेरा नहीं है मोम, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। मुझे वही करना है जो मेरी इच्छा है। मैं किसी की इच्छा से नहीं चल सकता। चलकर देख लिए, जिंदगी बर्बाद हुई और कुछ नहीं। ठीक है, तू वही करना जो तेरी इच्छा है। कोई तेरे रास्ते में नहीं आएगा। मैं तेरे साथ हूँ। तू अगर जूही से शादी करना चाहता है तो कर ले, देखती हूँ कौन तुझे रोकता है। आज पहली बार निशा ने बड़ी दृढ़ता से अपनी बात कही। जूही जूही तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, बहुत नफरत करती है मुझसे, और ये सब डेड के कारण ही हुआ है। तू उसे मना ले बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये घर तेरा भी है, तू जैसा चाहे वैसा ही रहना।
कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, ये मेरा वादा है तुझसे। एक विनती भी है, मॉम की बात सुन लेना बेटा, घर छोड़कर मत जाना। अगर जाना ही है तो मुझे साथ लेकर जाना, तेरे बिना मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। मुझे निर्भय से दूर मत करना बेटा, उसके बिना मैं जी नहीं सकती। मुझे किस बात की सजा देना चाहता है, मेरी क्या गलती है, कहकर निशा रो पड़ी। मोम के पास आकर आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मत रो मोम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। मैं निर्भय को तुमसे दूर ले जा रहा हूँ। निर्भय को तुम्हारी जरूरत है। इस वक्त उर्वशी नहीं है तो तुम्हें ही उसे संभालना है। परंतु हाँ, कभी भी मुझसे जिद मत करना कि मैं डैड से बात करूं। आज से उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। आदित्य के चेहरे पर दर्दता थी। बात खत्म करके वो अपने बेटे को लेकर बेडरूम की ओर बढ़ गया। पार्टी पूरे शबाब पर थी। होटल अशोका में पार्टी का इंतजाम किया गया था। शहर के गणमान्य बिजनेसमैन धीरे धीरे एकत्र हो रहे थे। जूही भी उर्वशी के साथ पार्टी में पहुंच गई। राघवेंद्र का आने का इंतजार कर रही थी दोनों। जूही थोड़ी सी सहमी सहमी से लग रही थी। पहली बार इतनी बड़ी बिजनेस पार्टी में आई है तो थोड़ा सा असहज होना स्वाभाविक है। इधर उधर नजर दौड़ाने में भी थोड़ी झिझक हो रही थी उसे। उर्वशी तो सबको हाय हेलो करने और स्माइल करने में ही व्यस्त थी। अचानक दरवाजे से राघवेंद्र को आते हुए देखा उर्वशी ने। राघवेंद्र को देखकर उर्वशी अचानक चहक उठी। जूही सिर झुकाए क्यों खड़ी हो, इतनी सहमी सी क्यों हो, सब लोग तुम्हें देखेंगे तो हंसेंगे, देखो राघवेंद्र आ रहा है। उससे मिलने और बात करने के लिए तैयार हो जाओ, खुद को नॉर्मल कर लो, बिंदास रहो यार मेरे साथ, और डरने की कोई बात नहीं, यहाँ पर शर्माने की भी कोई बात नहीं। राघवेंद्र सीधा चलकर उर्वशी के पास आया और हाथ बढ़ाकर कहा, हाय उर्वशी, हाउ आर यू, कब आई तुम? थोड़ी सी नाराजगी दिखाते हुए उर्वशी ने कहा, मैंने तो तुम्हें अपने साथ आने के लिए कहा था मगर नहीं आए तुम। नाराज मत हो, थोड़ा बिजी हो गया था इसीलिए नहीं आ पाया। फिर से एक बार सॉरी, उर्वशी की आंखों में आंखें डालकर कहा राघवेंद्र ने। अच्छा ठीक है, नहीं होती नाराज, इनसे मिलो, ये है मिस जूही, हमारी कंपनी की जीएम है और मेरी अच्छी फ्रेंड भी, एक मुस्कान बिखेरते हुए कहा उर्वशी ने। अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर राघवेंद्र ने कहा, नाइस टू मीट यू मिस जूही। जूही ने भी अपना हाथ बढ़ा दिया और कहा, नाइस टू मीट यू। अच्छा तुम दोनों थोड़ी देर बात करो, मैं अपनी फ्रेंड इशिता से मिलकर आती हूँ। दोनों को बात करने का मौका देकर उर्वशी बहाना बनाकर इशिता से मिलने चली गई। यू आर लुकिंग स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, राघवेंद्र ने तारीफ करते हुए कहा। थैंक यू वेरी मच, यू आर आल्सो लुकिंग स्मार्ट, मुस्कुराते हुए जूही ने कहा। थैंक्स ए लॉट फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। आपने कब से ज्वाइन की उर्वशी की कंपनी? 1 साल से ज़्यादा हो गया। जूही को समझ नहीं आ रहा था राघवेंद्र से क्या बात करे। आप कहाँ पर रहती है, फैमिली में कौन कौन है, राघवेंद्र को जिज्ञासा हो रही थी। जूही मन ही मन सोचने लगी, व्यक्तिगत बातें क्यों पूछ रहा है राघवेंद्र, मुझे सब कुछ बताना चाहिए या नहीं, वैसे भी और क्या बातें करेगा, कुछ तो बातें करनी ही पड़ेगी जब दोनों खड़े हैं तो। मैं बसंत कुंज में रहती हूँ, एक बेटी और मॉम डैड है घर में। हाँ याद आया, उर्वशी ने आपके बारे में मुझे कुछ कुछ बताया था। आपके हस्बैंड क्या करते हैं और कहाँ पर रहते हैं? उर्वशी ने बताया नहीं क्या मैं सिंगल मॉम हूँ? हाँ हाँ बताया था उसने, हस्बैंड से डिवोर्स हो गया। सही है, अगर एक छत के नीचे रहकर दोनों लड़ते झगड़ते रहेंगे तो बेहतर है कि अलग हो जाए। वैसे भी आजकल लड़कियां किसी से कम नहीं होती। होम वायलेंस को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेडीज को भी इक्वल राइट मिलना चाहिए। जब लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी है तो फिर क्यों पीछे रहे, उनको भी अपना करियर चुनने का पूरा हक मिलना चाहिए। हस्बैंड है तो हस्बैंड से पूरी हेल्प मिलनी चाहिए। दोनों में अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो जिंदगी नर्क सी बन जाती है। ऐसे में तो कानूनन हक है कि अलग हो जाए। आप बहुत ब्रेव है, वरना सिंगल मॉम होना इतनी आसान बात नहीं है। राघवेंद्र ने अपने विचार बताए। बहुत अच्छे विचार है आपके, हमारे समाज की लेडीज को लेकर। अच्छा लगा आपसे मिलके बातें करके, मुझे उम्मीद है आप और उर्वशी दोनों खुश रहेंगे। मुस्कुराते हुए जूही ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। मैंने उर्वशी को पूरी आज़ादी दी अपना बिजनेस संभालने के लिए। उसे जितना समय चाहिए ले सकती है, जिससे मिलना हो मिल सकती है। उसने भी मुझे पूरी आज़ादी दी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। किसी भी रिलेशन में स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, वरना अधूरे रिश्ते पर रिलेशन दम तोड़ देता है। अब तो समाज कम से कम लेडीज को अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दे। लेडीज भी कम नहीं होती, जेंट्स यह समझने की कोशिश करे। सब में बदलाव तो आए। आई लाइक योर एटीट्यूड एंड स्पिरिट। उर्वशी ने सही कहा, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। उसका बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल रही है। उसने तारीफ की मुझसे। उर्वशी मैम बहुत अच्छे दिल की है, बड़ी दिल की है। इतनी बड़ी कंपनी की मालिक होने के बाद भी सी इज वेरी डाउन टू अर्थ। मुझे अपनी बहुत अच्छी फ्रेंड समझती है, बहुत सपोर्ट दिया है मुझे। इसीलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करूँ। गुड, वेरी गुड, जानकर बहुत अच्छा लगा।
हो गई तुम दोनों की बातें, मैं भी मिलकर आई अपनी सहेली से। जूही और राघवेंद्र को ज्वाइन करते हुए उर्वशी ने कहा, लेट्स गो, एक एक पेग लिया जाए। राघवेंद्र ने कहा, आप दोनों जाइए, मैं पीती नहीं हूँ, मैं यहीं पर खड़ी हूँ। जूही ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप सब ड्रिंक ले लेना। राघवेंद्र ने कहा, ठीक है, आप जाइए, मैं आती हूँ। जूही ने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि सामने से आदित्य ने आकर रास्ता रोका और कहा, हाय जूही, हाउ आर यू। आदित्य को सामने देखकर जूही को लगा कि उसे अवॉइड करते हुए निकल जाए, मगर उसने अचानक उर्वशी की बात याद आ गई। उर्वशी ने कहा था, तुम बिल्कुल नॉर्मल रहना, आदित्य मिल जाए तो दिखाना मत कि उससे तुम्हें नफरत है। आई एम फाइन, हाउ आर यू मिस्टर चोपड़ा। जूही ने दाहिना हाथ बढ़ाते हुए कहा, आई एम ऑल्सो फाइन, यहाँ तुम मिल जाओगी, मैंने सोचा नहीं था। किसके साथ आई। जूही मन ही मन सोचने लगी, क्या क्यों बताऊं किसके साथ आई, तुम इंक्वायरी करने वाले होते कौन हो। फिर उसे उर्वशी की बात याद आई और उसने खुद को संभालते हुए कहा, उर्वशी मैम के साथ आई। ओह, तो उर्वशी से तुम्हारी दोस्ती हो गई। मैंने उसकी कंपनी ज्वाइन की, इसीलिए मुझे साथ लेकर आई। गुड, वेरी गुड, तो तुमने उसकी कंपनी ज्वाइन कर ली, इट्स रियली गुड। हाँ, मुझे एक बार आकाश मल्होत्रा ने बताया तो था, मैंने सोचा भी नहीं था तुमसे कंपनी में मिलने आऊँगा, मगर बहुत सारी उलझन थी, इसीलिए मिल नहीं पाया। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, कोई ज़रूरी काम है क्या। नहीं नहीं, बस पुरानी दोस्ती, इसीलिए मिलना चाहता था। किसने कहा आपसे मेरी दोस्ती, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, मैं आपसे दोस्ती रखूंगी। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, मुझसे नफरत करती हो। जिसे मैं जानती नहीं उससे नाराज़ होने और नफरत करने जैसा सवाल तो उठता ही नहीं मिस्टर चोपड़ा। ये बात भी तुम नाराज़ होकर कह रही हो, नाराज़ होना वाजिब भी है। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मैं खुद बहुत गिल्टी महसूस करता हूँ, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पता नहीं तुम मुझे माफ़ कर पाओगी कि नहीं, परंतु मेरा कर्तव्य बनता है तुमसे माफ़ी मांगने का। कर्तव्य, कर्तव्य जैसा शब्द आपकी डिक्शनरी में है क्या। शादी करके भी तो आप अपना कर्तव्य निभा नहीं पाए। तुम भी मुझे दोस्त दे रही हो जूही, उर्वशी तुम्हारी फ्रेंड है तो तुम उसके बारे में मेरे ख्याल से सब कुछ जानती हो, फिर कैसे कह सकती हो कि सारा दोस्त मेरा ही है। अगर शादी करके मैं उसे सच्चा प्यार नहीं दे पाया तो कारण केवल तुम हो, मैंने क्या किया। मैंने तो अलग होकर कभी कोई शिकायत नहीं की आपसे, ना आपसे कोई मदद मांगने आई हूँ। फिर मैं क्यों कारण हूँ। जब भी मैं उर्वशी को प्यार देने की कोशिश करता रहा तो तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता। ऐसे में मैं उसे कैसे सच्चा प्यार दे सकता था। तुम्हें मेरी बात झूठ लग सकती है, मगर यही सच है। दोस्त मेरा है क्या। नहीं, मैं दोष नहीं दे रहा, बस जो हकीकत है वही कह रहा हूँ। जीवन में किसी को भी कभी वो प्यार नहीं दे पाऊंगा जो तुम्हें दिया था। डैड की जिद के कारण हमारी ज़िंदगी खराब हो गई। अब डैड से भी मेरा रिश्ता टूट गया है। मैं घर छोड़ना चाहता था परंतु मॉम ने रोक लिया। बहुत देर हो गई, अभी भी देर नहीं हुई जूही, अभी भी सोचने का वक्त है। तुम अगर मेरी ज़िंदगी में फिर से लौट आओगी तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। टूटकर कई टुकड़े हो चुके हैं दिल के। बिखरी थी मैं टूटकर, मगर अब खुद को संभाल लिया है तो दोबारा कुएं में क्यों कूदूं। एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद हो रही है। तुम्हारे एक डिसीजन से ये जिंदगियां बच सकती है। मैं बाहें फैलाकर खड़ा हूँ तुम्हारे स्वागत के लिए। मन को शांत करके एक बार सोचना, मैं तुम्हारे जवाब की प्रतीक्षा करूंगा जीवन भर। कहते कहते आदित्य भावुक हो गया। दोनों की बातचीत अभी चल ही रही थी कि उर्वशी अपने बॉयफ्रेंड राघवेंद्र के साथ जूही के पास आई तो सामने खड़ा आदित्य को देखकर चौंक गई। थोड़ी देर के लिए फिर संभल कर बोली, हाय आदित्य, कैसे हो। आई एम फाइन, हाउ आर यू। फिर राघवेंद्र की ओर अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाउ आर यू राघवेंद्र, नाइस टू मीट यू। फिर आदित्य मन ही मन सोचने लगा, अच्छा हुआ राघवेंद्र तूने उर्वशी का हाथ थाम लिया, मुझे बचा लिया, वरना इस सुपर फास्ट ट्रेन को संभालना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। वैसे भी दिल से कोई लगाव नहीं था दोनों का एक दूसरे से, ऐसे में अलग हो जाना ही बेहतर था। अब तुम निभा लोगे तो तुम्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। रण क्षेत्र में तुम एक कुशल योद्धा के रूप में अपना रंग छोड़ पाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट राघवेंद्र। क्या सोच रहे हो आदित्य, यही सोच रहे हो ना कि मैंने तुमसे तुम्हारे लाइफ पार्टनर को अलग कर दिया। न चाहते हुए भी राघवेंद्र ने हंसकर कहा आदित्य से, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, अलग तो हम दोनों को होना ही था, तुम्हें क्यों दोस्त दूं। अच्छा किया तुमने उर्वशी का हाथ थाम लिया, उसे सच्चा प्यार मिल गया। जल रहे हो आदित्य, इसीलिए कटाक्ष कर रहे हो। उर्वशी ने शब्दों का बाण चलाया। बिल्कुल नहीं उर्वशी, बहुत दिनों के बाद हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। तुमसे एक विनती है, कभी कभी निर्भय से मिलने आ जाया करो। बहुत याद करता है, रोता है तो बहुत दुख होता है मुझे। माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। मैं कोशिश करता हूँ उसे चुप कराने की, सब कुछ देने की, मगर माँ तो माँ होती है। आदित्य भावुक हो उठा।
सोचती हूँ, उर्वशी ने जवाब दिया। नहीं नहीं उर्वशी, सोचना वोचना कुछ नहीं, तुम माँ हो, तुम्हें अपने बेटे से मिलने का पूरा अधिकार है और मिलना भी चाहिए। तुम अवश्य उससे बीच बीच में मिलते रहना, राघवेंद्र ने सुझाव दिया। थैंक यू राघवेंद्र, मेरी परेशानी को इतना समझने के लिए। मेरा भी दिल बहुत दुखता है, निर्भय की बहुत याद आती है। आखिर मैं भी माँ हूँ। उर्वशी की आंखों के कोरों में आंसू की बूंदें दिखने लगी। उर्वशी की ओर देखते हुए आदित्य ने कहा, उर्वशी हो सके तो अपने फ्रेंड जूही को समझाना, मैंने जो कहा उसे मानने की कोशिश करे। मुझे क्या पता तुमने क्या कहा आदित्य, जूही कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जिसे मैं समझाऊं, वो मुझसे ज़्यादा समझदार है। अपनी फ्रेंड से ही पूछ लेना, मुझे पता है वो बहुत समझदार है, तभी तो आज यहाँ पर खड़ी है। ठीक है मैं चलता हूँ, एंजॉय द पार्टी, मुझे निर्भय के लिए जल्दी घर पहुँचना है। आदित्य ने एक बार जूही की ओर देखा और घर की ओर निकल गया। आदित्य को जाते हुए देखकर जूही सोचने लगी, आदित्य अच्छा पति तो नहीं बन पाया, ईश्वर करे एक अच्छा पिता बन जाए, कुछ तो अच्छा करे। अच्छा हुआ उर्वशी ने उसे एक जिम्मेदारी दे दी। अब उसे समझ में आएगा अकेला एक बच्चे की परवरिश करना कितना कठिन काम है। मन में सूनापन और एक दर्द लेकर बच्चे के सामने मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है। अब आदित्य को समझ में आ रहा होगा, मन का सूनापन कचोटता होगा तभी फिर से मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। मगर आदित्य बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे मन की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। जूही को चुपचाप खड़ी देखकर उर्वशी ने कहा, फिर तुम क्या सोचने लग गई जूही, चलो पार्टी एंजॉय करो, सबसे बात करो। चलो मैं तुम्हें कुछ मेरे दोस्त बिजनेसमैन से मुलाकात करा देती हूँ, उनसे बात करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं कब किससे हमें फ़ायदा मिल जाए। हाँ एक और बात, सबसे मुस्कुराकर बात करना, उदासी चेहरे पर नहीं दिखनी चाहिए, यही बिजनेस पार्टी का दस्तूर है। मन में चाहे कितना टेंशन हो या दुख हो, फोटो पर मुस्कुराहट रखना जरूरी है। ओके उर्वशी लेट्स गो, तुम्हारी बात में ध्यान रखूंगी। जूही ने उर्वशी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। बिजनेस पार्टी की यही तो खासियत है, अगर दिल में दुश्मनी भी हो तो रूबरू होने पर एक झूठी मुस्कान जरूर बिखेर देते हैं और औपचारिकता निभाते हुए हालचाल भी पूछ लेते हैं। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए दुश्मन की। बिजनेस वर्ल्ड में दुश्मन दोस्त, दोस्त दुश्मन बनने में समय नहीं लगता। जहाँ नफा वहीं दोस्ती, जहाँ नुकसान वहीं दुश्मनी। राघवेंद्र और आदित्य दोनों दुश्मन है, मगर रूबरू है तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे न जाने कितने वर्षों की दोस्ती है। जूही यह सब देखकर आश्चर्यचकित है, वो बिजनेस की दुनिया को अच्छे से नहीं जानती। वो सोचने लगी, आदित्य राघवेंद्र तो दोस्त नहीं हो सकते, फिर भी ऐसा दिखा रहे हैं जैसे जिगरी दोस्त हैं। आदित्य भी इन सालों में बिजनेस की दुनिया की पेचीदगी को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। आदित्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे अंदर से टूटा हुआ है, कुछ बिखरा हुआ है, पहले जैसा रंग नहीं रहा, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए हैं। ऐसा लगता है नींद पूरी नहीं होती। मैं क्यों सोच रही हूँ आदित्य के लिए, कौन है मेरा, जैसा भी है खुश होगा, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। मुझे क्या करना है, ये बिजनेस पार्टी है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा तो यहाँ आकर दम घुटने लगता है, परंतु क्या करूँ, आदत डालनी पड़ेगी। जब एक नाव जल छोड़ दी तो तूफान से क्या डरना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। एक दीर्घ श्वास छोड़कर जूही ने स्वयं को हल्का किया और पार्टी एंजॉय करने लगी। तो दोस्तों आगे क्या होगा जूही और आदित्य की ज़िंदगी में, जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।